See now, homework सब check कर लो फटाफट. Check लो homework quickly. यार ये टेंशन. Come on. SGR कौन है अभी? SGR देख लो फर्स्ट. सीता गंगा राजा. Realization loss is 54,000. Realization loss is 54,000. Please pay attention. Mila 24, 12 and 18. Breakup is 24, 12 and 18. Capital account, I think बेचारा राजाराम गया, उसका डेफिशिएंसी है 3,900 and subdivision is 1100 लाया. हाँ, 2100 बचे. wrong. Deficiency is 2,100. Deficiency is 2,100. Shift हो जाएगा. संभाल के पीछे जा. थर्ड बेंच पे. थर्ड बेंच इधर ही. इधर धीरे भी पीछे जाओ. चलो. Deficiency is 2,100. Division is 1,400 and 700. Is that right? Yeah. Then balance in capital. Final settlement is 50,000 and 37,500. बराबर है. And tallies on 114,900. मिला क्या? मिला 114,900. Efficiency बराबर है 2,100. 14 and 7. मिला. Second sum realization loss is 35,600. Is that right? Division is 17,800, 10,680 and 7,120. I think. इसमें I think गया है वो मेगा गई है. मेगा का deficiency is 1,120. मिला. Division is 700 and 420. मिला. Capital final settlement is 37,500 and 34,900. And bank tallies on 1,20,400. 1,20,400. Current account था, तो current account का वैल्यू तीनों का बाय पार्टनर कैपिटल आ रहा है 11,800, 4,680 and 33,120. मिला. आया करंट वाला आया. करंट वाले में क्या सीन है? खाली all the changes in current goes to capital to get the net amount and then the solvency process. Just say. Nothing different over there. Is that clear? बढ़े आगे. All of you. See, in the last lecture, we started with double partner insolvency. Started with two partner insolvency. दिखेगा इधर भी. इधर से नहीं. लास्ट में से दिखता है. पीछे पर्वत संभाल के जाओ. साइड से जाना. पीछे जाओ. पीछे पर्वत लास्ट. चलो. Last bench. Now, see, we started with two partner insolvency. Remember what to do in two partner insolvency? पहले एक को इंसॉल्वेंट करो, पूरा प्रोसेस खत्म करो, फिर दूसरे पे जाओ. बराबर है. उसमें हमने एक सम किया था, राइट? आई थिंक इट वाज डबल पार्टनर का एक ही किया ना हमने. दो किया. एक किया. डबल पार्टनर का एक ही श्वेता नुपुर सानिका वाला किया है ना. अभी सब नंबर 16 ले लो.
Sum number 16, all of you take. Narendra, Devendra and Mahendra. I'll just discuss it, you have to try it on your own. They decided to dissolve the partnership on that date. Mila? Hello? 16th sum, guys. उधर पढ़ो, मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड, डेटर्स रियलाइज मतलब पैसा आया, मोटर कार उधर ही बैठो, ओपन कर ओ नीचे वाला ये लो। उसको डाल दो। Lila, 3 partners are Narendra, Devendra and Mahendra. All the data is similar. 5th point में दिया deficiency of any partner in capital account is to be met by other partners in profit sharing ratio. 6th point पे दिया Narendra became insolvent and Mahendra could bring only 10,000. So दोनों गया, पहले कौन गया? तो सुनो ध्यान से, सेम प्रोसेस है, 2 बार करना है. पहले नरेंद्र गया, तो who will share his deficiency? Who will share Narendra's deficiency? Devendra and Mahendra. In which ratio? 3:2. क्योंकि 3:3:2 का रेशियो है, तो नरेंद्र पहले उठाओ, बराबर है. फिर उसका डेफिशिएंसी कौन शेयर करेगा? देवेंद्र एंड महेंद्र. फिर वो सब खत्म होने के बाद डू द सेम प्रोसेस फॉर महेंद्र. फिर महेंद्र गया, तो हु विल शेयर हिज डेफिशिएंसी? ओनली देवेंद्र, क्योंकि अभी नरेंद्र इज नॉट इन द एग्जिस्टेंस. इज दैट राइट? समझ में आया? याद आया? 2 पार्टनर इंसॉल्वेंसी हाउ टू टैकल. पहले नरेंद्र को उड़ाओ, देवेंद्र एंड महेंद्र विल शेयर हिज डेफिशिएंसी. फिर महेंद्र को उड़ाओ, देवेंद्र विल शेयर हिज डेफिशिएंसी. खाली देवेंद्र करेगा. मिला? करो. आई ऑल्सो सॉल्व, डोंट कॉपी, राइट ऑन योर ओन. 2 इंसॉल्वेंसी है, बैक टू बैक करना. पहले नरेंद्र, फिर महेंद्र. करो. काम करना इधर आ. थोड़ा बैग इधर आगे रखो. चलेगा? उठा ले. ये साइड करो, फटाफट करो. Two insolvency, okay, double insolvency. Sum number 16. 97. 96, 97. This Sunday admission, retirement, death, okay. Pattern भेज दिया, important sums are there on the group. Start solving. जिसको बेटर आया है अभी और इम्प्रूव करो. गुड इम्प्रूवमेंट इन डेथ टेस्ट. काफी लोग का हुआ है. इम्पोजिशन आज आ जाएगा डेथ का, नेक्स्ट वीक दिखाने का है मंडे को. जो लोग गिरा है अभी उसको वापस ऊपर करो, और जो लोग है उसको स्टेबल रखो.
डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि आ गया मार्क्स तो अच्छा है, ये है वो है. एवरी टेस्ट यू हैव टू इम्प्रूव. 2,16,000 का लॉस. आ गया 2,16,000 आया लॉस किसी को? नहीं. कितना है? 180. हाँ बरोबर. 1,80,000. हाँ नहीं. परफेक्ट लगेगा. मैं खुश हो गया इससे आंसर दिया इतना फनी. सर थोड़ा वो कैलकुलेट और कर लो. आंसर देने में क्या है? चलो उड़ो. 2 बार सेम प्रोसेस करना है.
क्या आया लॉस? 19,000. डिवीजन मोटर का हाँ 49 बैलेंस बैलेंस 54 47,500 आया फर्स्ट 47,500 आया क्या? हाँ सर आया. क्या रहेगी 3:2 में? ये करने के बाद देवेंद्र महेंद्र गया. कॉलम 24 आया महेंद्र का. एक 10,000.
56 है ना? 56,000 चालू करेगा डायमंड एक्सएम हाँ सब बताओ कैमरा में Is this right? Yeah. एक्सेस ये साइड है सर सर आराम में वो वाला 1,36,000 Deficit. 1,36,000 2,02,000 पे हो रहा है क्या? हाँ सर Check. डबल पार्टनर में करंट नहीं आया तो सेम है, करंट को डालो कैपिटल में करो। क्या ये आया सबको? हमें स्पीड हुई। चलो सम नंबर 23 Nerle and Patil. Nerle and Patil is a normal sum without any insolvency. Now there are 4-5 sums, 3-4 sums which are थोड़ा complicated but basic type. No insolvent partner, neither single insolvency nor double insolvency. But एक sum में कुछ अलग है. अभी ये थोड़ा complicated sum है. Sum number 23. I want you all to try this. Crack करो. I'll also solve. चेक कर लो. 23rd sum. 3 वैरायटी है में, सिंगल पार्टनर, डबल पार्टनर और ट्रिपल पार्टनर, ऑल पार्टनर. सिंगल हमने किया है, डबल भी किया है, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी बाकी है, वो करवाऊंगा बात. ये नॉर्मल सम है. दिस इज अ नॉर्मल सम, नो इंसॉल्वेंसी. ओके, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू रीड इट. 23rd सम नेरले एंड पाटिल, स्टार मार्क करना. बहुत मस्त सम है. अगर ये सम आ गया ना डेटा इंटरप्रिटेशन, तो बेसिक पार्ट पूरा क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है. एकदम ध्यान से सारा वैल्यूज दिया है. मैथ्स है वो, सिंपल, खाली कैलकुलेशन करने का. कम ऑन, राइट. नेरले एंड पाटिल 23rd करो.
अरे इरेज कर दिया कसम की इरेज कर दिया बोल साला लाइट अरे आप मारी ना कि आगे नहीं अभी अभी नहीं भाई तोड़ा नहीं आ पाया मशीनरी बाय में एक मशीन रखा है
टोटल बोल 285,050 अच्छा हाँ हाँ આ સાઈડ વધારે છે ક્રેડિટ વધારે આવે ક્રેડિટ વધારે આવે છે રાઈટ સાઈડ વધારે આવે છે પણ રાઈટ સાઈડ જ વધારે આવે 32 ક્રેડિટ 32 આગળ જવું ક્રેડિટ 30,400 અરે ઉપર સૌથી ભાઈ હા આનું શું કરવાનું? 154 Practical. બોલ બિલ્ડિંગ બિલ્ડિંગ છે ને એ બધું પાર્લે એટલે લીધું છે કેપિટલ આપણા આ લઈ ગયા अरे यार હા 84,550 આવે છે 84,550 તો ડેલી મશીન દેવાની 24% કેપિટલ ની સાથે મશીન બિલ્ડિંગ 70,000 આઉટર કોલમ 84,550 આવ્યો છે બેલેન્સ બેંકમાં આવશે ત્રણ વસ્તુઓ 21,000 હા એને ડેટા ચુકાવો છે 16,000 आ रहा है सब सर प्रॉफिट आ रहा है रिमेनिंग स्टॉक अलाउ करवाना रिमेनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करवाना अभी बेसिक याद रखो कितने का कितने में कॉस्ट एंड सेल वैल्यू या टेक ओवर वैल्यू रिमेनिंग करने का रिकॉर्ड 1/4 टेक ओवर हुआ है 3/4 हम लोग दिया नहीं ओवर रिकॉर्ड दिया है અને પછી 50,000 2,15,050 50 આવશે બરાબર डेबिट નો બેલેન્સ કેરો કરીને બોલે મને और बाय चा कितना स्टॉक 1,50,000
32050 ये आ रही है 650 आ गए 4650 આવે 650 ઓલું 4650 प्रॉफिट जो 1,80,000 છે ઉપરનું 184 ને 44 ના જે 1,84 તો 650 163 આવે છે 487 હા 4 કેટલા આવે 487 See, machinery was worth 50,000. अभी क्या दिया है पढ़ो. नेरले took over. तू बोर्ड पे जिसको नहीं आया है. नेरले took over 50% of the machinery at a discount of 10%. मतलब 25 का मशीनरी 22,500 में गया. मिला? Taken over. And 1/4 of the stock at 20% discount. The stock was 30,000. उसका 1/4 मिला. तो 1/4 मतलब 7,500 का स्टॉक एट 20% डिस्काउंट मतलब 6,000 में. इज दिस क्लियर? मिला. फिर आगे दिया है पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग एट 70,000. वो तो डायरेक्ट है. डेटर्स वर 20 एट 16. सो डेटर्स टोटल डेटर्स था आपका 44 में से 20 का डेटर्स 16 में गया. दीज आर टेकन ओवर बाय पाटिल. He also agreed to pay creditors at a discount. वो straight है. Balance machinery was sold at a loss of 4,000. Balance 25 का loss of 4 मतलब कितने में गया? 21 में गया. This is sold. ये notes बना लेना. Balance stock was sold at 10% profit. Balance stock मतलब कितना? 22,500 का stock बचा हुआ था. It was sold at 10% profit. तो 2250 का प्रॉफिट कर लो तो इट इज 24,750 में बेचा. एंड रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज एट 95%. रिमेनिंग डेटर्स मतलब कितना? 24,000 का डेटर्स रियलाइज एट 95% मतलब 1200 रुपया कम 22,800. दिस इज रियलाइज. ये तीनों का नोट्स कर लेना तो बहुत इजी हो जाएगा काम. मिला? वंस अगेन बोर्ड में देखो. आधा मशीन 10% डिस्काउंट पे टेक ओवर किया मतलब 25 का 22,500. बाकी आधा 4,000 का लॉस मतलब 21. समझा? स्टॉक 1/4 स्टॉक टेकन ओवर है 20% डिस्काउंट. जब 7,500 का 6,000 में गया. बचा 22,500 का 10% प्रॉफिट 24,750. डेटर्स 40 में से 20 का डेटर 16 में टेक ओवर हुआ. बचा 24 का एट 95%. 95% मतलब 5% लॉस 5% बैड डेट्स. ये मिल गया ना. अभी काम इजी है. अभी बाहर बैंक में खाली सेल तो मशीनरी में आएगा 21. स्टॉक में आएगा 24,750 और डेटर्स में आएगा 22,800. What is this total? 550. फिर बाय नेरले कैब. नेरले क्या लेके गया? मशीन. तो मशीन कितने में गया? 22,500. और स्टॉक कितने में लेके गया? 6,000. और ये पार्टिंग लेके गया बाद में ये आएगा 28,500. तो
निर्ले का हो गया, फिर बाय पार्टी कैश, पार्टी क्या लेके गया, डेटर्स एट 16, इधर पे ऑफ द लाइबिलिटीज, यू हैव डिसोल्यूशन एक्सपेंस, पेड है ही नहीं, कुछ भी पेड है ही नहीं, तो टू पार्टी कैश, क्रेडिटर्स क्या ना, क्या भाव पे, 600 रुपया, 3400 कितना है डिस्काउंट, नदी कवर पर 3400 5% डिस्काउंट पे गया, तो 32,000 का 5% डिस्काउंट 30,400, सबका करस्पॉन्डिंग एंट्री, इधर बाय रियलाइजेशन, इधर बिल्डिंग भी लिया क्या, हाँ बिल्डिंग भी लेके गया ना, 70 एग्जैक्ट 70 में लेके गया, 86 तो ये हो गया 86, 28,500 and 86,000, is that right? और इधर आएगा टू रियलाइजेशन 68,500, ये नोट्स तीनों कॉपी कर लो, कॉपी ऑल द 3 नोट्स, डेटर, स्टॉक एंड मशीन, कम ऑन, क्या हो गया सर, हो गया सर 91,971 आया, इंटरप्रेट करने को आया, 91,977 हाँ वो चलेगा, 88 1 रुपया चलता है, राउंड ऑफ कॉस्ट, ये क्या आ रहा है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, टोटल कितना है, 21, प्रॉफिट ऑफ 6 बस, पड़ेगी डिवीजन 447 को कर रहा है मगर सवेरे सवेरे ना तेरा दिमाग है पूरा दिन ही आड़ा तेरा टू पार्टनर कैपिटल का पार्टनर कैपिटल में बाय रियलाइजेशन 487 and 163. No one is insolvent. Total is I think 1,20,487. Is that right? इसका 86 सर 86 सर 86 563. सर 86,000 अच्छा इधर ये बाय बैंक कितना है 3,437. हाँ बरोबर नहीं हाँ 3,487 मेन थिंग वॉज इंटरप्रिटेशन. कितने में गया, कितने में टेक ओवर किया, सेल हुआ. यू गॉट दैट.
नेक्स्ट वन किया तो बेटर है, वर्किंग नोट का अलग से मार्क्स नहीं है, बट किया तो अच्छा है. सी नाउ लास्ट सम. See something new. Sum number 26. 26 स्टार मार्क करना. मुझे बताओ आरडीडी क्या करते हो आप लोग? Please be quiet now. It's something new. Silence, silence. First of all of you quiet. Look at the board. Look at the board. All of you stop writing. Look at the board. नया पार्ट है, सुन लो, फिर घूमोगे. मुझे बताओ आरडीडी क्या करते हो आप? आरडीडी इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट बट नेवर पेड ऑफ. क्यों? क्योंकि अपना ही रिजर्व है, प्रॉफिट से अलग से रख के बनाया हुआ है. सॉरी, क्यों बनाया था? लॉस को अब्सॉर्ब करने के लिए, डेटर का पैकेट खाने के लिए, और उसके बाद बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. आर यू लिसनिंग? So better look at the board. Stop writing. Stop drawing the columns. Drawing the columns means writing. So stop writing. आरडीडी क्या करते हो आप? रियलाइजेशन क्रेडिट में डालते हो लेकिन पे ऑफ नहीं करते. सिमिलर टू आरडीडी देयर आर 3 or 4 more रिजर्व्स. 3-4 और ऐसे आइटम्स होते हैं जो आरडीडी जैसे ही होते हैं. जैसे आरडीडी डेटर्स के लिए बनाया जाता है, डेटर्स के लॉस को ऑब्जॉर्व करने के लिए. ठीक है, वैसे ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए बनाया जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड. नाउ व्हाट इज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी? इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉट द पर्सनल वन. पर्सनल वन तो पार्टनर्स ने अलग से निकाला हुआ है. बिजनेस है ना, कभी कभी सभी पार्टनर्स के लाइफ का एक साथ एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाल के रखता है, और उसमें जो प्रीमियम पे किया होता है वो एसेट के फॉर्म में दिखता है. कैसे दिखता है? एसेट के फॉर्म में. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? सबका मिला के लिया हुआ पॉलिसी. जॉइंट लाइफ पॉलिसी सभी पार्टनर्स का साथ में. क्यों लिया जाता है? बिजनेस क्यों निकालता है? पर्सनल लाइफ पॉलिसी अलग है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी बिजनेस क्यों निकालता है तीनों पार्टनर का? क्योंकि सपोज किसी का डेथ हो गया तो धक्का लग गया बिजनेस को बहुत बड़ा, एक पार्टनर निकल जाएगा तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्लेम आ जाएगा, तो उतना पैसे का सपोर्ट मिल जाएगा. जो पर्सनल लाइफ पॉलिसी का लॉजिक है वही बिजनेस लाइफ पॉलिसी का लॉजिक है. पार्टनर के लाइफ में, तीनों के लाइफ में साथ में पॉलिसी निकाली जाती है, उसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी. और पॉलिसी कैसे चलती है पता है आपको? प्रीमियम्स पे करते हो आप हर साल. यू पे द प्रीमियम्स एंड इफ समवन डाइज यू गेट द क्लेम वैल्यू. बट if someone does not die and if you want to discontinue the policy, you get some money that is called as surrender value. surrender value सुना है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. तो अगर जिंदा रह गए 50-60 साल तक, या फिर बीच में कहीं पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दी, तो ऐसा नहीं कि पैसा जीरो हो जाता है. यू गेट सम सरेंडर वैल्यू. दिस हैपेंस इन एंडाउमेंट पॉलिसीज. किसमें होता है ये? एंडाउमेंट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, एंडाउमेंट पॉलिसीज एंड टर्म इंश्योरेंस. टर्म इंश्योरेंस एंड एंडाउमेंट पॉलिसीज. इसमें प्रैक्टिकली याद रखना, जिंदगी में कभी भी टेक टर्म इंश्योरेंस, नेवर एवर टेक एंडाउमेंट पॉलिसी. ओके, कभी भी एंडाउमेंट पॉलिसी लेने का नहीं. क्यों? तुम पैसे डालते रहते हो, एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आज तक 8% से ज्यादा रिटर्न्स दिया नहीं है, और 8% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है. तो आपका पैसा ग्रो नहीं होगा, उतना ही रहेगा. आज जो 10 रुपए है वो 25 साल के बाद 10 रुपया मिलेगा तुमको. 1 रुपया ग्रो होने वाला नहीं है. इससे अच्छा यू कैन पुट इट इन सम म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड, एटलीस्ट ग्रो बाय 12-13-14%. ओके, तो बट अनफॉर्चुनेटली स्टडीज एंड ऑल इतना मिस सेलिंग होता है ना पूरे पैन इंडिया में. हजारों करोड़ों का एंडाउमेंट पॉलिसी सेल किया जाता है एवरी ईयर. एंड पीपल फॉल इनटू दैट ट्रैप कि हाँ अभी मैं 10-10 हजार डालेगा, 10-10 हजार डालेगा, फिर 15 साल बाद मेरे को इतना पैसा मिलेगा. बट वो उतना पैसा, तुम्हारा ही पैसा तुमको 15 साल बाद मिल रहा है, खाली इन्फ्लेशन ऐड करके. कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स आने वाला
नहीं है, उसमें खाली एजेंट का घर और उनका बाहामास का हॉलिडे, मालदीव का हॉलिडे, वो सब तुमने दूसरा कार, दूसरा बंगलो, वो सब स्पॉन्सर कर दिया इसके बीच में. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. सो नेवर एवर परचेज एंडाउमेंट पॉलिसी. दिस इज व्हाट इज एन एंडाउमेंट पॉलिसी. एंडाउमेंट पॉलिसी में क्या होता है, प्रीमियम्स थोड़ा ज्यादा रहता है. टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम बहुत कम रहता है. वो सुना पॉलिसी बाजार पे 500 रुपए, 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस 500 रुपया, वो टर्म इंश्योरेंस है. अभी आपके एज में अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले लो ना, तो आपको 500 रुपया पर मंथ, मतलब साल का कुछ 5-6 हजार में आपका 1 करोड़ का कवर हो जाएगा. तो वो प्रीमियम सेम रहेगा. वो 6-6 हजार हर साल भरो, 1 करोड़ का कवर है. डेथ हो गया तो फैमिली विल गेट 1 करोड़ रुपीज. डेथ नहीं हुआ तो 1 भी रुपया वापस नहीं आता. बट इट्स अ वेरी स्मॉल सम. 6,000 per year is a very small sum. Even if you pay till like 40 years, 50 years, still the money comes to around 3 lakh rupees. So it's a very small amount. 3 लाख रुपए में 1 करोड़ का कवर मिल रहा है. That is what is term insurance. उसको क्या बोलते हैं, टर्म इंश्योरेंस. वो ही करना चाहिए. इंश्योरेंस का मेन बेनिफिट है कवर, रिस्क, डेथ रिस्क अवॉइड हो गया, फैमिली को पैसा मिल गया. इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस आर नॉट सेम. इन्वेस्टमेंट अलग है, इंश्योरेंस अलग है. बट ये दोनों मिक्स कर देता है अनफॉर्चुनेटली. एंडाउमेंट पॉलिसीज. ओके, एजेंट वेजेंट जितना मिलेगा ना आपको, सब एंडाउमेंट पॉलिसी ही चिपकाएगा, क्योंकि उसको उसमें कमीशन मिलता है. टर्म इंश्योरेंस उसको कुछ खास खाने को मिलता नहीं है, ऐसा रहता है. तो एंडाउमेंट पॉलिसी, व्हाट आर एंडाउमेंट पॉलिसीज, उसमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहता है. अभी इसमें तुम्हारा 6,000 साल का प्रीमियम है, तो उसमें कुछ 30,000 रहेगा. तो एवरी ईयर यू पे 30,000, 30 फॉर द 10, 15, 20 years. एंड देन यू सिट एंड देन तुमको रिटर्न्स आएगा 10-20 years के बाद. मर गया तो क्लेम आएगा, नहीं तो यू गेट दैट वैल्यू अगेन बैक. ओके, तो 7 to 8% का रिटर्न आता है वहां. तो ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपको सब में दिख रहा है एसेट साइड पे, आई थिंक द वैल्यू इज 12,000. वो क्या है, वो अभी तक का प्रीमियम्स भरा हुआ है पार्टनर ने, उसको एसेट के फॉर्म में दिखा रहा है. और ये जब भी आप डिसकंटिन्यू करोगे ना, तो आपको खर्चा वर्चा काट कूट के अप्रोक्स 12,000 जितना पैसा मिल जाता है. 12 या शायद 10 या 11 या 9 इतना पैसा आपको मिल जाएगा. लेकिन कैसा सीन है, अभी आपने समझो प्रीमियम्स भरा है 50,000. कितना भरा है, 50,000 का प्रीमियम भरा है. तो यहां पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी में यू वोंट शो 50,000, यू विल शो जस्ट 12,000, क्योंकि उसका सरेंडर वैल्यू इनिशियल ईयर्स में बहुत कम रहता है. बाकी का पैसा पीएनएल में राइट ऑफ हो जाता है, एक्सपेंसिव. सरेंडर वैल्यू कैसा रहता है कि अगर आप पॉलिसी बीच में डिसकंटिन्यू करते हो, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेंस काट के पैसा दे देगा. तो ये सरेंडर वैल्यू स्टार्टिंग के ईयर्स में बहुत कम रहता है, बहुत कम. मतलब आपने प्रीमियम 50,000 का भरा है, तो आपको 12-13 हजार रुपया मिलेगा. लाख रुपए का प्रीमियम भरा है, 4-5 साल तक भरा है, तो शायद 25-30 हजार मिले. 10 लाख का प्रीमियम है, 10 साल तक भरा है, 6-7 लाख रुपया मिलेगा 10वें साल में अगर डिसकंटिन्यू करोगे. 15 लाख रुपए का प्रीमियम्स आपने 15 साल तक भरा हुआ है, और आप 12-13वें साल में डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तब जाके 13-14 लाख रुपए हाथ में आएंगे. 15वें-16वें साल के बाद आपने जितना भरा है उतना आपको वापस मिलता है, और 20वें साल के बाद आपको रिटर्न्स के साथ पैसे मिलते हैं. ऐसा होता है. तो स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर में अगर आप पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर देते हो, अगर स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स में अगर आप एंडाउमेंट पॉलिसी डिसकंटिन्यू करते हो, तो हाथ में आएगा चना कुरमुरा. जितना भरा है उसका वो तो छोड़ो, उसका हार्डली 20-30% यू गेट बैक. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? जो एंडाउमेंट पॉलिसी का रिटर्न्स रहता है ना, वो ऐसे काम करता है. स्टार्टिंग के साल में ऐसा 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 ये, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20th ईयर के बाद ज्यादा रिटर्न आता है. तो पहले 5, 6, 7 साल तक, इनफैक्ट फॉर फर्स्ट 6 to 7 years you get almost 50% of what you are paid. 50% ही हार्डली मिलता है. तब आपने 10 लाख के प्रीमियम्स भरे हैं, समझो पहले 5-6 साल में डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको मिलेगा 5 लाख रुपया अगर डिसकंटिन्यू करोगे तो यहां पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, ये सरेंडर वैल्यू है. 12,000 जो दिखाई दे रही है वो सरेंडर वैल्यू है. मतलब पार्टनर्स ने भले ही प्रीमियम 50 पे किया होगा, लेकिन सरेंडर वैल्यू कितनी है उसकी, 12. बाकी का 38 क्या है, लॉस, पीएनएल डेबिट, एक्सपेंस गॉन. इज इट क्लियर? तो 12,000 का सरेंडर वैल्यू. सरेंडर वैल्यू का मतलब डिसकंटिन्यू करोगे तो अप्रोक्स 12 मिलेगा, शायद 12 भी मिले, 13 तो बहुत रेयर चांस है, 11 मिल सकता है, 10 मिल सकता है. इज दिस क्लियर?
अब उस लॉस को अब्सॉर्ब करने के लिए एक फंड बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। जस्ट लाइक डेटर्स के लिए आरडीडी कि कुछ बैकडेट होगा उसको अब्सॉर्ब करने के लिए रखा हुआ है, वैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए क्या बनाया गया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। सेम स्टफ, ओके। काउंटर पार्ट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, वैसा ही एक और एसेट होता है लीज होल्ड प्रीमाइसिस। क्या होता है, लीज होल्ड प्रीमाइसिस। लीज होल्ड प्रीमाइसिस मतलब ये प्रीमाइसिस आपने आउटराइट नहीं लिया हुआ है, ये आउटराइट प्रीमाइसिस नहीं है, ये लीज पे 25 साल 50 साल की लीज पे ली हुई है, बाद में 25 साल खत्म होंगे तो वापस लीज रिन्यू करनी पड़ेगी। तो लीज होल्ड प्रीमाइसिस जब भी दिखेगा तो शायद उसके सामने एक और प्रोविजन दिख जाए, दैट इज कॉल्ड एज लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड। दिख रहा है यहाँ पे? तो लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड क्यों बनाया जाता है, सेम स्टफ। अगर उसने लीज बढ़ा दी घटा दी, कुछ लॉस रिपेयर मेंटेनेंस करवाना पड़ा तो यहां से ले सकते हो पैसे। कहां से ले सकते हो, लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड। दूसरा एडवांटेज क्या है कि लीज रिन्यू करवानी है तो एक साथ 25 साल का लीज मतलब बहुत पैसा होता है, तो एक साथ इतना पैसा इकट्ठा करना बड़ा टास्क होता है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा पैसा किसमें जमा करते रहते हो, लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड में। तो दो यूजेस है लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड के, एक तो उसका लॉस बेयर करने के लिए जैसे आरडीडी होता है, और दूसरा अगर लीज कंटिन्यू करनी है तो बड़ा पैसा लगेगा, तो फंड रहेगा तो बड़ा पैसा साइड में कैश में पड़ा रहेगा, तो आपको एक साथ झटका नहीं लगेगा कि 25 साल का लीज का पैसा जमा करना है, वो फंड में पड़ा हुआ है, तो थोड़ा 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 हर साल फंड में रखते हो आप। तो बेसिकली लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड क्यों बनाया जाता है, टू सपोर्ट लीज होल्ड प्रीमाइसिस, लॉस वॉस अब्सॉर्ब करने के लिए और नया एसेट खरीदने के लिए। बाहर किसी को चुकाने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का प्रॉफिट सर। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड क्यों बनाया जाता है, टू अब्सॉर्ब द लॉसेस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मतलब अगर आपने बीच में डिसकंटिन्यू किया और लॉस वॉस हुआ तो वो कौन अब्सॉर्ब कर लेगा, और नई पॉलिसी भी इन्वेस्ट करनी है तो उतना पैसा है आपके पास। बेसिकली आपके खुद के फंड के पैसे हैं, किसी थर्ड पार्टी को चुकाने की जरूरत नहीं है, लाइक योर क्रेडिटर्स और योर बिल्स पेबल। इट इज सिमिलर टू आरडीडी। आरडीडी क्यों बनाया जाता है, टू अब्सॉर्ब द लॉस ऑफ डेटर, फिर तो जो प्रॉफिट अपना ही है। तो तीनों का नेचर सेम है। पता कैसे चलेगा कौन सा लायबिलिटी है ऐसा जिसका नेचर सेम है, तो एसेट के लिए क्रिएटेड लायबिलिटी रहेगा, नाम एसेट से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि आपका डेटर है तो आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो दिख रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। लीज होल्ड प्रीमाइसिस तो दिख रहा है लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड। फिर आपका सपोज इन्वेस्टमेंट रहेगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो कोई भी एसेट है उसके सामने नाम का क्रिएटेड रिजर्व है तो वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, आपका खुद का क्रिएटेड रिजर्व है, टू अब्सॉर्ब द लॉसेस एंड टू हेल्प यू बाय दैट न्यू एसेट इफ यू वांट टू रिप्लेस इट। अंडरस्टूड? समझ में आया? सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है, बिजनेस का एसेट। एसेट में दिख रहा है व्हाट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सबका कंबाइंड लिया हुआ पॉलिसी। इज दिस टर्म इंश्योरेंस और एंडाउमेंट पॉलिसी? फर्क समझ आया? टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम बहुत कम रहता है और ₹1 वापस मिलने वाला नहीं है, कभी भी डिसकंटिन्यू करो ₹1 वापस मिलेगा नहीं, खाली डेथ पे क्लेम मिलेगा बस। एंडाउमेंट पॉलिसी क्या होता है, प्रीमियम ज्यादा होता है, हर साल पे करो और बीच में डिसकंटिन्यू करोगे तो भी कुछ मिलेगा, काट कूट के मिलेगा, जीरो नहीं होगा, कुछ तो मिलेगा बट बहुत कम मिलता है। इनिशियल ईयर्स में बहुत कम मिलता है, 15-20 साल के बाद ज्यादा मिलता है, और ज्यादा भी 8% से ज्यादा मिलता नहीं है। CAGR इज 8%, नॉट मोर देन दैट। सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का लॉस अब्सॉर्ब करने के लिए, नया पॉलिसी का फंड इकट्ठा करने के लिए क्या बनाया जाता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व या जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, आपने खरीदा, आउटराइट नहीं खरीदा, लीज पे खरीदा 20-25 साल, उसको रिन्यू करवाने का पैसा या फिर उसमें कुछ मरम्मत रिपेयर हैवी हो गया या लॉस हो गया तो उसका पैसा अब्सॉर्ब करने के लिए क्या बनाया गया है, लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड। इज दिस क्लियर? तो ये तीनों सेम नेचर के हैं, आरडीडी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड। इनको आप ट्रांसफर तो करोगे लेकिन पे ऑफ बस उतना ध्यान रखना, बाकी सब सेम। आगे बढ़ो, लाइफ पॉलिसी सरेंडर फॉर 10, नीचे दिख रहा है, तो क्या था ऊपर वैल्यू 12, लेकिन पैसा कितना आया 10, और ये 12 है ना, ये 12 आपने भरा हुआ प्रीमियम नहीं है, आपने भरा होगा 50,000, 30 तो ऑलरेडी गया, 12 में से भी आप
लास्ट लेटेस्ट सरेंडर वैल्यू 12 था, लेकिन आप जब सरेंडर करवाने गए बोला नहीं 2000 और कटेगा, ये चार्जेस वो चार्जेस फलाना चार्जेस 2000 मिलेगा कटेगा, तो मिलेगा 10,000। तो 12 का भी आपको कितना मिल रहा है 10। ओके, दैट इज द सेल वैल्यू। उसको एसेट लायबिलिटी सब फंडा सेम है, जैसे डेटर्स ट्रीट करते हो ना वैसे ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीट करना है, वैसे ही लीजहोल्ड प्रीमाइसेस ट्रीट करना है। एसेट्स ही हो, एसेट्स का कोई सेपरेट प्रेजेंटेशन नहीं। इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाय यासिन, जेवियर अग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन, रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड एट 86,700, एक्सपेंसेस आर 900। पूरा सब नॉर्मल है, नो इंसॉल्वेंसी, ओनली 3 थिंग्स। एक तो आरडीडी तो आपने किया हुआ है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड एंड लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड, फंडा क्लियर है। एसेट को सपोर्ट करने के लिए कोई रिजर्व है, क्या करना है, पुट इट अंडर लायबिलिटी बट डू नॉट, अपने आप लॉस वॉस एडजस्ट करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बात समझ आए? स्टार्ट करो, 7 मिनट लगेगा। लास्ट सम फॉर द डे। इंश्योरेंस कंपनीज दे आर एबल टू मेक मनी आउट ऑफ एंडाउमेंट पॉलिसीज ओनली। टर्म इंश्योरेंस में उनको खास कमानी मिलता नहीं, बट नो वन इवन द, आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास भी जाओगे ना वो भी एंडाउमेंट पॉलिसी ही चिपकाए, क्योंकि इंडिया में क्या है, मोस्ट ऑफ द एडवाइजर्स आर एक्चुअली कंपनी एजेंट्स, they get commission from company agents. It's very difficult when your earnings are aligned to something. Even the mutual fund distributors are like that. No one advises you index fund. Why? I told you, the commissions are very less, negligible commissions. दूसरा स्कीम चलता रहेगा नहीं चलता रहेगा सब चिपका। AMCs pay them commissions. See now, फर्स्ट स्टेप इज एम्प्टी द बैलेंस शीट। फटाफट बैंक में आएगा टू बैलेंस बीडी 1500, एक बेसिक फंडा याद रखना, नेवर एवर मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस का मेन काम है रिस्क कवर, पैसा ग्रो करना इंश्योरेंस का काम नहीं है। वो तुम जो एंडाउमेंट फंड का पैसा देते हो ना LIC को या फिर भारतीय एक्सा को या फिर टाटा AIG को, वो पैसा वो लोग स्टॉक मार्केट में डालता है। पूरा स्टॉक मार्केट का 4 से 5% होल्डिंग इज विद LIC। तो तुम डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं, तुम एजेंट को दो, एजेंट LIC को देगा, LIC मार्केट में डालेगा, बीच में कमीशन खाएगा। इससे अच्छा तुम डालो म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट, सेम स्टॉक के साथ में। और लिटरली एजेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, मैंने उसका एक, मैं LIC का ऑफिस में गया था, सेंट्रल ऑफिस था इधर मरीन लाइंस पे, तो मैं नवरा बैठा था, आधा घंटा लंच आवर था, तो उधर लिस्ट वो लोग ने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, अगर इतना प्रीमियम कलेक्ट किया, इतना क्लेम, इतना पॉलिसीज बेचा तो 1 समथिंग टीवी, 1 म्यूजिक सिस्टम, फिर और बेचा तो हॉलीडे, डोमेस्टिक हॉलीडे विद फैमिली, और बेचा इंटरनेशनल हॉलीडे विद फैमिली, ये सब। आई सेंड अ पिक, आई हैव टेकन अ पिक, उसके लिए मैं लेकर रख दिया। इट इज ऑल पुशिंग, एजेंट्स को ज्यादा इंसेंटिव मिलता है। इनफैक्ट योर फर्स्ट 2 to 3 years का प्रीमियम्स का 60% अप्रॉक्स गोज टू एजेंट्स ओनली। पहले 2-3 साल के प्रीमियम का 60%, 70% एजेंट्स को ही जाता है। That's why there are so many agents. चलो, it's a good business to do, but बाद में नाम खराब होता है।
रिस्क मध्ये रिस्क वगैरे वाढले तर रिस्क वगैरे वाढले समझ वाटतं लीच कडे की नाही आहे तो वो अभी ऐसा 30, 10, 10. You got any reserves or loss? हम रिजर्व कर है कि नहीं है? नहीं है. अभी ध्यान से बाकी एसेट्स ट्रांसफर सब नॉर्मली जैसे करते हो ना वैसे ही ट्रांसफर करना है. ठीक है. गुडविल is 20,000. Lease hold building 12,500. Machinery is 30,250. Stock 7,550. 14873. Invest तो लेफ्ट साइड को investment है. हाँ Shut up, shut up. जो आवे खुद से करो, पेंसिल से करो, खुद से करो. चुप बैठो. Joint life policies 5,800. मिला? नहीं, 12 है. Debtors are 5,800. What is this total? 7. इधर बाय सन्ड्री लाइबिलिटी सब कुछ सेम है. आरडीडी 500. बैंक लोन 11,500. लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड 6,000. लाइफ पॉलिसी फंड 12,000. ये जनरली है ना आपको सेम या फिर कम अमाउंट का दिखेगा. जितना पॉलिसी रहेगा उतना फंड या फिर कम अमाउंट, जितना लीजहोल्ड प्रॉपर्टी रहेगा उतना फंड या फिर कम अमाउंट. क्योंकि उसका लॉस और रिप्लेसमेंट के लिए बनाया जाता है. नया खरीदना है तो यूज कर सकते हो. क्रेडिटर्स आर 16,200. व्हाट इज द टोटल? 46,200. मिला? अभी सेल आउट द एसेट. सो बाय बैंक. देखो लाइफ पॉलिसी कितने में सरेंडर हुआ? 10. कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट सब सेम ही है डेटर के जैसा. 10 मिला. ओके, कितने का कितने में? 10 में गया. और क्या है? सन्ड्री एसेट तो सारे आ गए. बचे हुए 86,700. टोटल इज 96,700. बाय बैंक का आएगा टू रियलाइजेशन 96,700. इज दैट क्लियर? मिला? Investments were taken over by Yasin. So by Yasin Cap investments कितने में गया? 8,000. Xavier का तो बैंक लोन है. अच्छा, बाय बैंक का टू रियलाइजेशन. अच्छा, ये हो गया. इधर टू रियलाइजेशन यासिन्स कॉलम 8,000. पे ऑफ करते हैं लाइबिलिटी को. तो इधर टू बैंक. डू यू हैव एनी रियलाइजेशन एक्सपेंस? 900. और देखो इधर बोर्ड पे देखो सब लोग. विल यू पे ऑफ आरडीडी? विल यू पे ऑफ बैंक लोन? यू डू यूजुअली, बट यहाँ पे आई थिंक टेक ओवर होगा. विल यू पे ऑफ लीजहोल्ड रिडेम्पशन फंड? किसको देगा पैसा? हु विल यू पे? नो वन. सो अपना ही प्रोविजन है. क्या के लिए बनाया था? लीज होल्ड प्रीमाइसेस को सपोर्ट करने के लिए. लॉस अब्जॉर्प्शन है, नया खरीदना है तो फंड में पैसा पड़ा है. अगर प्रीमाइसेस बेच दोगे तो ये फंड वापस कैपिटल में चला जाएगा. अपना ही रिजर्व, जस्ट लाइक आरडीडी. अगर बैकडेट हुआ नहीं तो आरडीडी वापस पीएनएल में जाता है ना. आरडीडी टू पीएनएल. तो ये भी फंड कैपिटल में आएगा अगर एसेट बेच दिया तो. लाइफ पॉलिसी फंड विल यू पे ऑफ? नो, इट्स टू सपोर्ट लाइफ पॉलिसी. क्रेडिटर्स विल यू पे ऑफ? यस. नो इन्फो इज गिवन. So pay it off at book value. What is the total? 71. And then take over हुआ है ना क्या? X cap. X cap. बैंक लोन गया कितने में?
सर एक्चुअली नाम એનું છે ને ઝેવિયર છે हाँ भाई बैंक लोन 11500 बराबर है. बैंक में by realization it is 17100 and by realization Xavier cap it is 11500. बस खत्म. प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है 159 टोटल 15900 1,50,900. प्रॉफिट ऑफ 276 कितना 276 27 600 डिविजन 13800 9246 तीनों का सब राशि है. क्या आ रहा है टोटल 55300 55,300 19200 19,200 14600 14,600. इसका जर्नल आपका होमवर्क है બીજું કાંઈ નહીં આપતા હોય और आएगा एक और. कितना टाइम का एग्जैक्ट हो गया 45 के ऊपर हो गया सर 98,200 भाई सर इसका जर्नल एंट्रीज मार्क कर लो. जर्नल एंट्रीज में रिजर्व लॉस नहीं है तो पहला एंट्री क्या होगा बिग एंट्री नंबर 1. सेकंड लायबिलिटी का एंट्री. इज दैट क्लियर. थर्ड बैंक टू रियलाइजेशन. फोर्थ टेकन ओवर. फिफ्थ liability paid off. Sixth liability taken over. Seventh for profit and eighth is final settlement. 8 एंट्रीज आएगा. 8 जर्नल एंट्रीज और स्टैंडर्ड इशू का सम भी आएगा. ये वाला ही रहेगा जेएलपी वाला फंड का सम. क्लियर है. कौन सा एक नोट लिख लो. हाँ समझ आएगा. नोट लिखो फटाफट. लास्ट साइड पे नोट लिखो जहाँ पे आपने स्टेप्स लिखा हुआ है. नोट लिखो फटाफट. नोट लिखो. लिखो आरडीडी कॉमा जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड. आरडीडी कॉमा जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड कॉमा लीजहोल्ड रिडेम्पशन फंड. RDD, joint life policy fund, leasehold redemption fund, investment fluctuation reserve, investment fluctuation reserve, NRFDD या RFDD, etc. are created to support the respective assets. To support the respective assets are created to support the respective assets. Full stop. These reserves will be transferred to realization credit but will never be paid off. These reserves will be transferred to realization credit but will never be paid off. These reserves will be transferred to realization credit but will never be paid off. समझा. क्यों पे ऑफ नहीं करना है. थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं. होमवर्क से बुक दिखाओ. 2 सम थे. एक सेकेंड. मोबाइल